नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और शोधार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का सादर अभिनंदन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ज्ञान की। ज्ञान की संकल्पना क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है और ज्ञान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यह वीडियो लेक्चर बीएड लेवल पर, एमएड लेवल पर सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। चलिए बात करते हैं। फिलॉसफी के अंदर नॉलेज या नेचर ऑफ नॉलेज प्रारंभ से ही एक सेंट्रल कंसर्न रहा है। अर्थात फिलॉसफी के अंदर ज्ञान क्या है, ज्ञान का नेचर क्या है, ज्ञान के सोर्सेज क्या हैं, इसके ऊपर शुरू से ही लगातार फिलॉसफिकल डिबेट्स होती रही हैं। फिलॉसफी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत ज्ञान के नेचर, ज्ञान के ओरिजिन, ज्ञान की वैलिडिटी, उसके सोर्सेज और उसके जस्टिफिकेशन और उसके लिमिट्स का जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यदि एपिस्टेमोलॉजी शब्द की इटिमोलॉजिकल व्याख्या करें तो यह शब्द ग्रीक भाषा के दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कौन कौन से दो अक्षर हैं? एक है एपिस्टीम और दूसरा है लोगोस। एपिस्टीम का अर्थ है नॉलेज और लोगोस का अर्थ है डिस्कोर्स या साइंस, अर्थात साइंस ऑफ नॉलेज, डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज। अब इसके आगे यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विभिन्न दार्शनिकों द्वारा ज्ञान के संबंध में विभिन्न चर्चाएं व्यक्त की गई हैं। यदि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफर्स की बात करें तो विभिन्न फिलोसफर्स ने ज्ञान संबंधी अपने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हुए हैं, लेकिन आज हम जिस परिभाषा की बात करने वाले हैं वह परिभाषा एक महान फिलोसफर, एक महान वेस्टर्न फिलोसफर जिनका नाम है प्लेटो, उनके द्वारा दी गई है। इस परिभाषा की चर्चा करने का जो उद्देश्य है वह यह है क्योंकि यह परिभाषा अधिकांश फिलोसफर्स द्वारा एक्सेप्ट की गई है। मीन्स यह परिभाषा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। और केवल हम परिभाषा की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम इस परिभाषा की विश्लेषणात्मक व्याख्या भी करेंगे कि क्यों इसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि वह परिभाषा क्या है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान एक तर्कसंगत सत्य विश्वास है, अर्थात नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज एक ऐसा बिलीफ है जो किससे सपोर्टेड है? जो ट्रुथ और जस्टिफिकेशन से सपोर्टेड है। विश्वास है और विश्वास के पीछे क्या दो शब्द हैं? एक तो जस्टिफिकेशन है और एक क्या है? ट्रुथ है। ठीक है। अब हम ज्ञान की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं जो कि हमारा बार बार आगे प्रयुक्त होने वाला है। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है हमारा प्रपोजिशन, जिसे हम पी करके आगे यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ज्ञान है या जो नॉलेज है उसको प्रपोजिशन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। अर्थात वह प्रपोजिशन क्या है? हम बार बार पी की जो बात करने वाले हैं इसका अर्थ हमें समझना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि वह प्रपोजिशन क्या है। प्रपोजिशन का अर्थ है एक ऐसा सेंटेंस जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग अवश्य होता है। मीनिंग का मतलब क्या है? कि वह सेंटेंस कुछ ना कुछ ट्रुथ को या मीनिंग को कन्वे करता है। हम ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक होता है प्रपोजिशन और एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस और प्रपोजिशन में क्या अंतर है? प्रपोजिशन कैसा होना चाहिए? एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। और यदि केवल सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस मीनिंगफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यदि हम ज्ञान संबंधी वाक्यों की बात करते हैं तो ज्ञान को सदैव प्रपोजिशन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या की। तो जॉन हॉस्पर्स नामक जो हमारे एक फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने जानने की 3 शर्तों के बारे में जिक्र किया है ना। अब वो 3 शर्तें कहाँ से निकल के आई हैं? वह 3 शर्तें इसी जो प्लेटो की जो नॉलेज संबंधी जो डेफिनेशन इन्होंने दी है उसी से वो 3 रिक्वायरमेंट्स या 3 कंडीशंस या 3 प्री रिक्विजिट निकल के आई हैं। कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले जो आवश्यक कंडीशन है या रिक्वायरमेंट है वो है ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट मतलब वो कैसी शर्त है? वो है वस्तुनिष्ठ शर्त, है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो वस्तुनिष्ठ शर्त किस रूप में होनी चाहिए? वह इस रूप में होनी चाहिए। क्या? कि अ प्रपोजिशन मस्ट बी ट्रू। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वन कैन नॉट नो पी इफ
P इज नॉट ट्रू। कोई व्यक्ति P को तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वह ट्रू ना हो। इसका अर्थ क्या है? नोइंग P इज नोइंग P टू बी ट्रू। मतलब यदि हम किसी स्टेटमेंट या किसी प्रपोजिशन के बारे में ये कह रहे हैं कि ये ट्रुथ है या ये सत्य है, तो इसका अर्थ क्या है कि हम उसे तब ही जानते हैं जब वह सत्य है। अब ये कैसे समझ में आएगा? अभी हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि क्या बात है ये। यदि हम इसके एक उदाहरण लेकर के समझें तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले हम जो है इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना के देखते हैं, जिससे फिर उदाहरण से इसको कोरिलेट करके हम समझने का प्रयत्न करेंगे। कैसे? यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे P का ज्ञान है लेकिन P सत्य नहीं है, क्या ऐसा संभव है? कैसे? उदाहरण देखते हैं। यदि हम ये कहें कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, तो ये जो मैंने बाद में जो बात कही है कि मैं जानती हूं सूरज पूरब से निकलता है लेकिन ये बात सत्य नहीं है, ये कैसी है? ये परस्पर विरोधी वाक्य हैं। तो ये जो दोनों बातें हैं ये परस्पर विरोधी बातें हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है, है ना? तो इससे हम इस बात को समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि किसी भी प्रपोजिशन को जानने के लिए उसका सत्य होना अत्यावश्यक है। अब इसकी कुछ अल्टरनेटिव कंडीशंस पर भी विचार कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जो सत्य होती हैं लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते। ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस में हमारे कितने सारे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, स्पेस साइंस में, न्यूक्लियर एनर्जी में कितने सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट हैं, ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो क्या है? लेकिन वो ट्रू है वे। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि हम फला स्टेटमेंट को या फला प्रपोजिशन को जानते हैं, मुझे इस बात का, इस घटना का ज्ञान है, तो इसका अर्थ अपने आप में ये है कि वह घटना या वह स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट की हम बात करने वाले हैं वो है हमारी सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। यहां हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट का अर्थ क्या है कि वह सबके लिए ट्रू है ना? क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर है। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कैसे है उसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। ओके, तो सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट का अर्थ ये है कि यदि हम ये कहते हैं कि P ट्रू है ना, P मतलब वह प्रोपोजिशन ट्रू है, तो इसका अर्थ ये है कि हम पॉजिटिवली बिलीव कर रहे हैं कि वह प्रोपोजिशन ट्रू है। बात समझ में आई? यहां हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हम किसी प्रपोजिशन के बारे में ट्रुथनेस की जानकारी देते हैं, यदि हम ये बोलते हैं कि हमें इसका ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारा जो बिलीविंग है वो इम्प्लिसिट रहता है। हालांकि यदि हम थोड़ा सा इसमें भी अल्टरनेटिव कंडीशंस की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे न्यूमरस स्टेटमेंट्स होते हैं, न्यूमरस प्रपोजिशंस होते हैं जिन पर हम बिलीव करते हैं लेकिन वे ट्रू है या नहीं उसके बारे में हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बहुत सारे ब्लाइंड फेथ्स। यदि हम ये कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटने से अपशकुन होता है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा विश्वास है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना, जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप ये कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन यह बात ट्रू नहीं है, यह बात सत्य नहीं है, तो यहां पे भी ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी प्रपोजिशन के बारे में ये बात कहते हैं कि यह प्रपोजिशन कैसी है? ट्रू है, और हमें इसका ज्ञान है, तो इसका अर्थ ये है कि वह प्रपोजिशन का ज्ञान हमें तभी होता है जब पहली या तो उसमें ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो कौन सी है? हम ये जाने कि वह ट्रू है, और दूसरी जो सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है वह भी होनी चाहिए। इसका अर्थ हम उस प्रपोजिशन पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो पहली ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट, दूसरी सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। अब एक तीसरी रिक्वायरमेंट भी है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? नेसेसिटी ऑफ एविडेंस और रीजन टू बिलीव P। भाई वो क्या प्रमाण है, वो क्या रीजन है या तर्क है जिसके चलते या जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि यह प्रोपोजिशन ट्रू है, या मैं इस प्रपोजिशन पर विश्वास करती हूं इसलिए मैं इसे जानती हूं या जानता हूं,
है ना। तो जो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है एविडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट, रीजन बेस्ड रिक्वायरमेंट। इसका अर्थ ये है कि यदि हम ये बात कहते हैं कि मुझे पी का ज्ञान है, तो इसका अर्थ ये है कि उस पी को किसी रीजन या किसी एविडेंस द्वारा जस्टिफाई किया गया है, तभी वह ट्रुथ या ट्रुथफुलनेस और बिलीविंग की कंडीशन को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये बात करते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, बहुत जनरल सा एग्जाम्पल है इसलिए हम इसको बार बार यूज करते हैं और इजीली समझ में आता भी है। ये इंडक्टिव रीजनिंग का बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है। यदि हम ये कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, या हम ये कहते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल होती हैं, है ना। ये दो सेंटेंस देखेंगे, एक डिडक्टिव का है और एक इंडक्टिव का है। तो यहां पर ये हम कैसे ट्रू माने या कैसे बिलीव करते हैं, क्यों बिलीव करते हैं, क्योंकि ये किसी प्रॉपर एविडेंस या प्रॉपर रीजन द्वारा इनको सत्य स्थापित किया गया है। हम इन दोनों बातों पर इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि ये ट्रू है। और ये ट्रू क्यों है, क्योंकि ये सर्टेन है ना, निश्चित है, निश्चितता इनकी पहचान है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हम इसके रीजन या प्रॉपर एविडेंस को देखें तो इसी के आधार पर किसी प्रपोजिशन की ट्रुथफुलनेस को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हमें समझ में आई। तो हमने जो है आज प्लेटो की डेफिनेशन को एनालिटिकली, विश्लेषणात्मक ढंग से समझने का प्रयास किया। चलिए अब आगे हम बात करते हैं ज्ञान के भाग की, है ना, डिविजन्स ऑफ नॉलेज की। डिविजन्स ऑफ नॉलेज कैसे हम यहाँ तक पहुँचते हैं, ये जो अभी हमने सारी विश्लेषणात्मक जो व्याख्या की है, जो हमने इस पर विचार विमर्श किया है, उसी के आधार पर हम ज्ञान के भाग पर पहुँच जाते हैं, है ना। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट, सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट और एविडेंस और रीज़न की बात करी, इसी सारे एनालिसिस के आधार पर, उस तरीके से जिस प्रकार हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर ज्ञान के बेसिकली दो भाग हैं। एक तीसरा भी है, लेकिन वह क्योंकि इस परिभाषा की जो कंडीशंस हैं उनकी पूर्ति नहीं करता है, इसलिए उसको वैलिड जो वे है उसको नहीं माना जाता, लेकिन उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला जो डिवीजन है, जो पहला ज्ञान का जो भाग है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं अ प्रायरी नॉलेज या नॉन एम्पिरिकल नॉलेज, या हिंदी में जिसे कहते हैं प्राग अनुभविक ज्ञान। ये कैसा ज्ञान है? ये वह ज्ञान है जिसके ट्रुथ या फॉल्सिटी को, मतलब जिसकी सत्यता को या असत्यता को बिना किसी अनुभव के सिद्ध किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसको सत्य सिद्ध करने के लिए हमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सपीरियंस। और क्योंकि यह इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर सत्यता को कैसे स्थापित करेंगे? इस प्रकार अप्रायरी जो नॉलेज होती है, इस प्रकार का ज्ञान प्योरली रीजन पर आधारित होता है। ओके। दूसरा है इसमें, इस प्रकार के ज्ञान की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का अर्थ यह है कि यदि एक बार इस प्रकार के ज्ञान को सत्य स्थापित कर लिया गया, तो फर्दर उसको स्थापित करने के लिए फर्दर एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो जितने भी हमारे लॉजिकल और मैथमेटिकल ट्रुथ होते हैं, वो कैसे होते हैं नेचर में? वो सभी ट्रुथ हमारे ए प्रायरी इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें किसी ऑब्जर्वेशन की या हमें किसी एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं सिद्ध होते हैं। कैसे सिद्ध होते हैं? स्टेटमेंट को सिद्ध करता है, फिर दूसरा स्टेटमेंट तीसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करता है। कहीं ना कहीं जो प्रपोजिशंस हैं उनके लिंक जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वो भी एक बात है कि इसके आधार पर कुछ थियरीज हैं, उनकी चर्चा हम बाद में अगले लेक्चर में करेंगे। ओके। तो हमने ये जाना कि जो ए प्रायरी नॉलेज है वो कैसी होती है? एक्सपीरियंस से स्वतंत्र होती है और वह अपने आप में प्योर रीजन या लॉजिक पर आधारित होती है। अब हम बात करेंगे उन प्रपोजिशंस की जो प्रपोजिशंस इस प्रकार की नॉलेज के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी ना कि जो प्रपोजिशंस होती हैं वो क्या होती हैं? वो नॉलेज को एक्सप्रेस करती हैं, है ना। नॉलेज को किस रूप में एक्सप्रेस किया जाता है? प्रपोजिशंस के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रपोजिशंस जो इस प्रकार की नॉलेज यानी कि अप्रायरी नॉलेज के अंतर्गत आती हैं, ऐसी प्रपोजिशंस को कहा जाता है एनालिटिकल प्रपोजिशंस।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाब्दिक अर्थ इसका देखिए, एनालिटिकल मतलब कि यदि हम उस प्रपोजिशन को एनालाइज करेंगे, है ना, यदि हम उस प्रपोजिशंस के शब्दों को, उसमें छुपे कंसेप्ट को एनालाइज करेंगे, तो वे शब्द या कंसेप्ट ही हमें उस प्रपोजिशंस की सत्यता को बताएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ये बात करें कि द बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, एक प्रपोजिशन है। दूसरी है 2 + 2 = 4, मैथमेटिकल प्रपोजिशन है। तो यदि हम ये पहले वाले की बात करते हैं, बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, तो इसके लिए हमें किसी ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रपोजिशन है ये अपने आप में एनालिटिकल प्रपोजिशन है। यदि हम इसके शब्दों को एनालाइज करें, इसके छुपे मीनिंग को तलाशें, तो अपने आप में इस प्रपोजिशन की सत्यता सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जो अप्रायरी नॉलेज जो होती है उसके अंतर्गत आने वाली प्रपोजिशंस को एनालिटिकल प्रपोजिशंस कहा जाता है, क्योंकि उनकी सत्यता की जांच उस प्रपोजिशन में छुपे शब्दों के अर्थों के विश्लेषण द्वारा की जा सकती है। तो ये जो बात थी हमारी, ये थी हमारी अप्रायरी या ए प्रायरी नॉलेज के बारे में। अब हम बात करेंगे ज्ञान के दूसरे भाग के बारे में, जिसे हम कहते हैं ए पोस्टीरियरी नॉलेज। ए पोस्टीरियरी नॉलेज का मतलब क्या है? इसे हिंदी में कहा जाता है अनुभवजन्य ज्ञान, या इसका एक और नाम भी है जिसे कहा जाता है इंडक्टिव नॉलेज। और उसी के अनुसार, जैसा अभी पहला हमने डिस्कस नहीं किया था, जो पहले वाली मतलब जो ए प्रायरी नॉलेज है उसका भी इसी तरह से, जैसे ये इंडक्टिव है तो उस प्रकार की नॉलेज को क्या कहा जाता है? डिडक्टिव नॉलेज। ठीक है, उसका हम जिक्र करना भूल गए थे। तो ए प्रायरी नॉलेज मतलब कौन सी? नॉन एम्पिरिकल, डिडक्टिव नॉलेज और प्रागनुभाविक ज्ञान। और ए पोस्टीरियरी नॉलेज मतलब एम्पिरिकल नॉलेज या अनुभवजन्य ज्ञान या इंडक्टिव नॉलेज। ठीक है, अब ये क्या होती है? जस्ट उसके उलट होती है। ऊपर वाली जो हमने पहले अभी बात की है उसके विपरीत ये नॉलेज होती है। इसका अर्थ क्या है कि जो ए पोस्टीरियरी नॉलेज होती है वह नॉलेज ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। इसके लिए आवश्यकता होती है कि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक हम अवलोकन नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उस प्रपोजिशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी सत्यता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह जो नॉलेज होती है ए पोस्टीरियरी नॉलेज, ये एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन पर बल देती है, अर्थात ये ज्ञान की वैज्ञानिक विधि को सपोर्ट करती है ना। तो जितनी भी जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज जो होती है, साइंटिफिक थियरीज जो होती हैं, वो कौन सी नॉलेज पर आधारित होती हैं? वे ए पोस्टीरियरी नॉलेज पर आधारित होती हैं, वे इंडक्टिव लॉजिक पर आधारित होती हैं, है ना। अब बात करेंगे इसकी भी प्रपोजिशंस के बारे में। तो ऐसी प्रपोजिशंस जो ए पोस्टीरियरी नॉलेज के अंतर्गत आती हैं, ऐसी प्रपोजिशंस को कहा जाता है सिंथेटिक प्रपोजिशंस। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। पहली क्या थी? एनालिटिकल प्रपोजिशंस, क्योंकि वो ये बता रही थी कि इसमें प्रपोजिशन के लिए हमें किसी ऑब्जर्वेशन की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, केवल हम उस सेंटेंस को एनालाइज करें, है ना, और तो उसके अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है उसी से हम जो है उसकी सत्यता पर पहुंच सकते हैं। अब ये बात अलग है कि उसके सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उसका जो मीनिंग है वो किसी और सेंटेंस को अराइज कर रहा हो। वो डिडक्शन की बात होती है ना, कि किस तरह से जो आपके प्रपोजिशंस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे कि फिलोसफर्स ने जो है एक प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनेट रिग्रेस का भी नाम दिया है। यदि हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो कार्ल पॉपर, रुडोल्फ कार्नाप जैसे फिलोसफर्स ने इसमें समस्या बताई है। किसमें? डिडक्टिव लॉजिक में, जो भी हमने पहले भी बात की है, जिसकी ए प्रायरी नॉलेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी जब हम ए पोस्टीरियरी नॉलेज की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रपोजिशंस को कहा जाता है सिंथेटिक प्रपोजिशंस। सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज हो रही है वो प्रपोजिशन, उसका संश्लेषण हो रहा है। कैसे संश्लेषण हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस प्रकार की प्रपोजिशंस फैक्चुअल कंटेंट और उस क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया जो इस प्रकार की प्रपोजिशन की सत्यता के लिए निर्मित किया गया है, उस पर आधारित होती हैं। कैसे? यदि हम ये कहें कि आई नो द सन विल राइज टुमारो, आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग,
है ना, कि बर्फ को यदि गर्म किया जाए तो यह पिघलती है, ठीक है, और सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये किस प्रकार के प्रपोजिशंस हैं? ये सिंथेटिक प्रपोजिशंस हैं। क्यों सिंथेटिक है? क्योंकि हमने इसको क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में हम निर्णय पर पहुंचे, उसके बाद में हम कंक्लूजन पर पहुंचे। तो इसीलिए इस प्रकार का जो ज्ञान होता है या इस प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत आने वाली प्रपोजिशंस जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक प्रपोजिशंस। तो इस सभी डिस्कशन का अर्थ क्या हुआ? इस सभी डिस्कशन का अर्थ ये हुआ कि जो ए पोस्टीरियरी नॉलेज के अंतर्गत आने वाली जो प्रपोजिशंस होती हैं वे क्या हैं? वे हमें फैक्चुअल कंटेंट को दिखाती हैं, है ना, फैक्चुअल कंटेंट प्रदर्शित करती है। मतलब जो फैक्ट है, फैक्ट क्या होता है? जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस द्वारा निश्चित किया जाता है। आप रोज देख रहे हैं कि सूरज पूरब में निकल रहा है, बरसों से देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से हम लोग देख रहे हैं, तो तभी तो हम इस इंडक्टिव लॉजिक पर पहुंचे कि सूरज पूरब से निकलता है। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि इन प्रपोजिशंस की सत्यता की जांच किसके आधार पर की जाती है? फैक्चुअल कंटेंट के आधार पर। मतलब जो प्रपोजिशन में जो बात कही गई है वो कैसी होनी चाहिए? वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। फैक्ट मतलब रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो कि बार बार आप किसी बात को ऑब्जर्व करें, किसी घटना को ऑब्जर्व करें और वो सेम हो, समान हो, है ना, समान रूप से आपके सामने वो प्रदर्शित हो, ठीक है। तो ये तो जो है हमारे ज्ञान के दो भाग हो गए। पहला था ए प्रायरी नॉलेज और दूसरा हुआ हमारा ए पोस्टीरियरी नॉलेज। अब एक तीसरे वाला ज्ञान जो है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो ज्ञान के भाग के अंतर्गत आता है। लेकिन यह जो है ज्ञान की जो वैलिडिटी है, जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा कि जस्टिफाइड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए और बिलीव भी होना चाहिए, उसकी पूरी शर्तों को यह जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी इसे एक ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है जिसका नाम है एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। एक्सपीरियंस्ड नॉलेज जो होती है वो टेंटेटिव होती है, वो प्योरली सेल्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बल देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ये कहते हैं कि आई हैव अ हेडेक, है ना, कि मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो ये जो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है इसे हम कहते हैं ओनली एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, जिसकी जो वैलिडिटी है उसको पूरी तरह से सभी क्राइटेरिया को निश्चित करके सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की नॉलेज को केवल और केवल एक्सपीरियंस किया जाता है और स्व अवलोकन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्व अवलोकन है और वह जो हम बात कर रहे हैं अनुभव की, वह खुद ही, वह स्वयं ही उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। कहाँ से एविडेंस लाएंगे? क्योंकि ये नॉलेज कहाँ तक सीमित है? ये नॉलेज उस व्यक्ति विशेष तक सीमित है। हालांकि ये सत्य हो सकती है ना, लेकिन ये सत्य कब होगी? जब वह उस घटना को या उस सेंसेशन को या उस फीलिंग को वह व्यक्ति महसूस करेगा, है ना, उसको फील करेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने जो बात करी वो नॉलेज के 3 भागों की बात करी, जिसमें जो प्रागानुभाविक ज्ञान, दूसरा अनुभवजन्य ज्ञान और तीसरा है अनुभाविक ज्ञान। अब हम थोड़ा सा ए प्रायरी नॉलेज के कुछ दार्शनिक इतिहास की बात आज कर लेते हैं। हालांकि बीएड लेवल पर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि फिर भी हम इसको जानेंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा। जैसे यदि हम बात करें कि अभी हम बात कर रहे थे ए प्रायरी नॉलेज, कौन सा लॉजिक है ये? डिडक्टिव लॉजिक है। डिडक्टिव लॉजिक क्या है? जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ज्योमेट्री में यूज़ होता है। क्योंकि अभी हमने बात करी जितने भी मैथमेटिकल ट्रुथ जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? डिडक्टिव लॉजिक पर आधारित होते हैं। तो दार्शनिकों का ये मानना है कि ये जो हमने ए प्रायरी जो शब्द जो अराइज किया है, यह तो रिसेंटली है। मैथमेटिकल ट्रुथ्स के लिए यह शब्द तो बहुत बाद में आया है, मतलब रिसेंटली अभी आया है। लेकिन ये जो ए प्रायरी नॉलेज जो है, ये जो डिडक्टिव लॉजिक है, इसके संबंध में मतलब इसका जो इतिहास है वह उतना पुराना है जितनी की फिलॉसफी। यदि हम इसमें कुछ ऐसी स्पेशल एक्सप्लेनेशंस की बात करें जो विभिन्न दार्शनिकों द्वारा दी गई हैं, तो हम इस पर थोड़ा सा कुछ विचार कर सकते हैं। कैसे? यदि हम प्लेटो के डायलॉग की बात करें, मतलब उनकी एक पुस्तक की बात करें जिसका नाम है मेनो एंड फेडो, तो उसके अंतर्गत उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो नॉलेज है, जो ज्योमेट्रिकल नॉलेज है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल नॉलेज की लर्निंग व्यक्ति कैसे करता है। उन्होंने कहा कि ज्योमेट्रिकल नॉलेज की लर्निंग में रिकलेक्शन ऑफ नॉलेज होता है ना, मतलब ज्ञान का पुनर्संकलन किया जाता है।
कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं ये? कौन से ज्ञान का पुनर्संकलन किया जाता है? ये कह रहे हैं कि वही एटर्नल नॉलेज जो किसी आत्मा के अंदर, किसी सोल के अंदर, उसके अदृश्य अस्तित्व में, जब वह अदृश्य अस्तित्व में होती है, जब भी विद्यमान रहती है, उस वाले ज्ञान की ये बात कर रहे हैं, है ना। कहने का अर्थ ये है कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश भी नहीं करती तब भी उस डिसएम्बडीड एग्जिस्टेंस में होती है, जब तक वह, तब भी वह उस अवस्था में एटर्नल आइडियाज पर चिंतन करती है ना। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये प्लेटो इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जो डिडक्टिव लॉजिक के अंदर जो सबसे पहला जो विचार जो हमारा आता है वो कहाँ से आता है? वो इन्नेट होता है। और इन्नेट भी कैसा होता है? व्यक्ति उस इन्नेट आइडिया को अमर्ज नहीं करता। व्यक्ति मतलब वो जो धारक है जिसमें वह आत्मा बाद में आएगी, धारक के जन्म से पहले भी उस आत्मा के अंदर, उस सोल के अंदर एटर्नल नॉलेज विद्यमान होती है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि जो इन्नेट नॉलेज है वह नॉलेज कहाँ से आई है? वो सोल से आई है। और वह सोल पहले ही जब वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तब भी उसके अंदर एटर्नल नॉलेज का भंडार होता है। अब यदि इसी क्रम में हम सेंट ऑगस्टीन नामक फिलोसोफर की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, हालांकि उन्होंने इनके कंक्लूजन को तो एक्सेप्ट किया प्लेटो के, लेकिन उन्होंने इसकी जो थ्योरी का जो पूरा एक डिस्क्रिप्शन है जो पीछे इन्होंने दिया है, सोल वाली बात जो कही है, उसको उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि यह जो ज्ञान है इसे सोल नहीं देती है, इस ज्ञान का जो ट्रांसफ़र है वो सोल द्वारा नहीं किया जाता है, इस ज्ञान का ट्रांसफ़र तो गॉड द्वारा किया जाता है। इस पूरी चर्चा का अर्थ ये है कि ये जो एटर्नल आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं, सेंट ऑगस्टीन और उनके जो मेडिवल जो प्यूपिल्स थे उनके अनुसार कि ये जो इन्नेट आइडियाज़ हैं एक्चुअली ये गॉड के माइंड में थे। जो गॉड क्या करते रहते हैं? टाइम टू टाइम व्यक्ति को, मतलब ह्यूमन बीइंग को इंटेलेक्चुअली इल्यूमिनेट करते रहते हैं, है ना। तो जैसे वहाँ पर तो फोकस क्या था? प्लेटो का फोकस था सोल के ऊपर, और यहाँ पर सेंट ऑगस्टीन का फोकस किस पर है? गॉड पर है। तो यदि इसी क्रम में हम एक और दार्शनिक रेने डेकार्टे की भी बात करते हैं तो इन्होंने इसी क्रम में आगे बढ़कर ये कहा कि ये जो जितने भी हमारी जो डिडक्टिव लॉजिक है या फिर जो ए प्रायरी नॉलेज है उसके अंतर्गत जितने भी इन्नेट आइडियाज़ होते हैं वो प्योरली ह्यूमन माइंड से एमर्ज होते हैं। सबने अलग अलग रूप से जो माध्यम है वो माध्यम अलग बता दिया गया है। जैसे किसी ने सोल बताया, किसी ने गॉड बताया, और ये क्या कह रहे हैं? ये सोल और गॉड की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो इन्नेट आइडियाज़ होते हैं वो ह्यूमन माइंड में अपने आप एमर्ज होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा भी जैसे जो इमैनुअल कांट है उन्होंने भी बहुत सारी एक पजलिंग सिचुएशन के बारे में बात करी कि कुछ हमारे प्रोपोजिशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि वे ए प्रायरी नॉलेज और ए पोस्टीरियरी नॉलेज को भी प्रदर्शित करते हैं। तो उस पजल को इन्होंने सॉल्व करने का प्रयास किया। किसने? इमैनुअल कांट ने। उन्होंने ये कहा कि भाई स्पेस है, टाइम है और जो कॉजालिटी है ना, जो कैटेगरीज होती है ना, इनके आधार पर जब हमारा जो मस्तिष्क है उस अनुभव पर जैसी प्रतिक्रिया करता है उसके अनुसार ही जो नॉलेज उत्पन्न होती है उसे ए प्रायरी नॉलेज और ए पोस्टीरियरी नॉलेज के अंतर्गत स्थापित किया जाता है ना। तो बहुत सारे दार्शनिक हैं, ये एक बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है और बहुत गूढ़ विषय है। इस पर जो है हम आगे चर्चा करते रहेंगे कि किस ने किन बातों के द्वारा जो है अपनी तरफ से इस नॉलेज के चर्चा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या किया? आज हमने नॉलेज को समझा, उसके कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन को समझा, और डेफिनेशन को समझने के बाद हम उस डेफिनेशन के आधार पर हम उसके डिविजन्स तक आए, और इसके आगे अब हम नए वीडियो लेक्चर में नॉलेज की थियरीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।